नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियों से भरे हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। इस कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े तमाम व्यवसायों से संबंधित नवीनतम जानकारियां आपसे साझा कर सकें। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां फसलों के पोषण में कमी हो तो भी हमें बेहतर लाभ नहीं मिल पाता, और या फिर अगर उन्हें पोषण मिले लेकिन फिर भी कीट और व्याधि का प्रकोप हो तब भी हमें बेहतर लाभ नहीं मिल पाता। तो कैसे करें अपने फसलों की देखभाल, कैसे करें उनका प्रबंधन, कैसे करें उनका विकास कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए, इसके बारे में करेंगे चर्चा आज के कार्यक्रम की कड़ी में। लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर खबरें खेती की पर। खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। किसानों के प्रशिक्षण और परिभ्रमण की व्यवस्था। जल जमाव वाले क्षेत्रों में पशुओं को न जाने दे पशुपालक, और किसानों के लिए बेहद उपयोगी माउंट हैरो डिस्क मशीन। बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा पिछले दिनों मीठापुर कृषि भवन पटना से राज्य सरकार के बाहर किसानों को प्रशिक्षण एवं परिभ्रमण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रवाना किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विभाग सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल द्वारा की गई। इस मौके पर कृषि सचिव ने कहा कि आत्मा योजना के माध्यम से प्रशिक्षण एवं परिभ्रमण कराने का मुख्य उद्देश्य है किसानों को कृषि से संबंधित संस्थानों और क्षेत्रों में जाकर नवीन तकनीकों को देखना। इससे बिहार के किसान विकसित और समृद्ध होंगे। अच्छा प्रशिक्षण मिल सके, इसके लिए आज 190 किसानों को कई राज्यों में भेजा गया है और राज्य सरकार इसको अपने खर्च पर भेज रही है ताकि किसान उन्नत तकनीक का परिचय ले सके। उनको अच्छी तकनीक पता रहेगी तो वो अपने खेतों में भी अपना सकेंगे, अपनी आमदनी को बढ़ा सकेंगे और इससे बिहार खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। बिहार के किसान कई क्षेत्रों में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से जगह से किसानों से सीखने से किसानों के ज्ञान में वृद्धि होती है और उससे अल्टीमेटली आय में वृद्धि होती है। किसान भाई बहनों, यदि आप दूध उत्पादन से भी जुड़े हुए हैं तो बरसात के मौसम में पशुओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इन दिनों बरसात की अनियमितता के कारण जल जमाव की समस्या कहीं कहीं देखी जाती है। इसलिए वैसे जल जमाव वाले स्थानों पर कभी भी पशुओं को चरने नहीं छोड़े, इससे कई रोग उत्पन्न हो सकते हैं। विशेष जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय पटना के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर पंकज कुमार। पालक भाइयों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अभी मौसम में बरसात काफ़ी हो रहा है, जगह जगह पे बरसात में पानी इकट्ठा हो चुका है। पशु को ये जो इकट्ठा हुआ पानी का प्रयोग ना करने दें, क्योंकि इससे कई बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि वो जो पानी बरसात की जो इकट्ठा हो रखी है वो संक्रमण का केंद्र होता है। किसान भाई और बहनों, इन दिनों आप अपने खेतों में धान की खेती पूरे जोर शोर से कर रहे हैं और आपके धान में बालियां भी निकल रही होंगी। ऐसी स्थिति में कीटों का प्रकोप भी देखा जा रहा है। इससे बचाव के लिए कीटनाशक दवा का छिड़काव करें। इसके लिए आप विशेषज्ञों की भी सलाह ले सकते हैं। मक्का की उन्नत या अधिक पैदावार लेने के लिए किसानों को उसको सही समय पर बोने, उपयुक्त खाद देने और समय पर पौध संरक्षण उपाय अपनाने की ओर विशेष ध्यान देने के साथ साथ क्षेत्र की उपयुक्तता के अनुसार मक्का के उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए। इसके लिए अनुमोदित देसी अथवा संकर किस्मों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे DHL 117, विवेक संकर मक्का 43। अवधि के आधार पर मक्का की किस्मों को 4 प्रकार में बांटा गया है। अति शीघ्र पकने वाली किस्में जैसे जवाहर मक्का 8, शीघ्र पकने वाली किस्में जैसे जवाहर मक्का 12, अमर, आजाद कमल, चंद्रमणि, पूसा अर्ली हाइब्रिड मक्का 1 आदि। मध्यम अवधि में पकने वाली किस्में जैसे जवाहर मक्का 216, HM 10, HM 4, प्रताप 5, P 3441 आदि। देरी की अवधि में पकने वाली किस्में जैसे गंगा 11, त्रिशूलता, डेक्कन 101, डेक्कन 103 आदि।
सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में आज हमसे जुड़ रहे हैं ग्राम चक बैरिया जिला पटना के प्रगतिशील किसान सतीश कुमार सिंह। इन्होंने श्री विधि से खेती कर सफलता प्राप्त किया है। इनका कहना है कि पिछले बार भी 10 एकड़ में धान की खेती में 250 क्विंटल उत्पादन लाभ मिला था। आइए सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। हम लगभग 3-4 साल से श्री विधि से खेती कर रहा हूँ और वहाँ जो है जो पुरानी पद्धति से खेती करते थे उसमें और श्री विधि से जो खेती करते हैं उसमें हमको लाभ हुआ। पिछले बार भी लगभग 10 एकड़ में हम धान का खेती किए थे श्री विधि से, उसमें लगभग 250 क्विंटल धान हमको हुआ था। किसान भाई बहनों को खेती की शुरुआत में जिस पहली समस्या का सामना करना होता है वह है खेत में घास को हटाना और जमी हुई मिट्टी के ढेलों को तोड़कर उसे समतल बनाना। इस काम को सरल तरीके से संपन्न करने में किसानों की सहायक होती है माउंट हैरो डिस्क मशीन, जो न केवल घास को हटाती है बल्कि ढेलों को तोड़कर खेत को समतल भी बनाती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं पटना सब्जी मंडी, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताजा भाव। लाल आलू 3,800 रुपये प्रति क्विंटल, सफेद आलू 3,500 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 5,200 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जानकारियों के सिलसिला अभी थमा नहीं है। मिलेंगे आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद, जहां आपको मिलवाएंगे अपने एक और विशेषज्ञ से। हम लोग को ज़रूरत है कि पनामा विल्ट से जो होने वाले नुकसान से और हम केले की खेती को बचाए रखने के लिए हम लोग भरपूर प्रयास और प्रबंधन करें। इस हेतु हम लोगों को केले लगाने के समय में, आप जानते हैं किसान भाइयों के केले के सकर्स होते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हो रहे थे मौसम के मिजाज से। लिया आपने जायजा मंडी के भाव का, जाना आपने नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में, और साथ ही साथ आपने सुनी अपने ही एक सफल साथी के सफलता की कहानी। हम उम्मीद करेंगे कि इनकी ये प्रेरणा आपको भी एक सफल रास्ते पर ले जा सके। चलिए कार्यक्रम में जानकारियों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे, और अब बारी है उस बात की जिसके बारे में हमने कार्यक्रम की शुरुआत में चर्चा की थी, यानी कीट व्याधि के प्रकोप से कैसे फसलों को हो सकता है नुकसान और कैसे करें हम उनकी रक्षा। तो आज जिस फसल की हम बात कर रहे हैं वो है केला, जिसका उत्पादन और उपयोग दोनों ही हमारे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर होता है। तो केला की फसल में कीट व्याधि की पहचान और उसके प्रबंधन के बारे में लेते हैं जानकारी अपने विशेषज्ञ से इस भेंट वार्ता के जरिए। किसान बंधुओं नमस्कार। बिहार के किसान बड़े क्षेत्रफल में केला की खेती करते हैं। ऐसे तो आज के किसान काफ़ी जागरूक हैं, इसके बावजूद भी जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो ऐसा कहते हैं कि उन्हें जो केला का फसल है उसमें लगने वाले कीट या व्याधि के बारे में जानना चाहिए। अगर वो जानते हैं तो समय रहते इसको नियंत्रित कर सकते हैं और नुकसान से बचा जा सकता है। तो इसीलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केला फसल में लगने वाले कीट
व्याधि की पहचान और इसके प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं सहायक निदेशक पौधा संरक्षण पटना से ब्रज किशोर। सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस सवाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं कि केला के फसल में मुख्यतः कौन से कीट लग जाते हैं, इसकी पहचान क्या है और किसान किस तरह इसका प्रबंधन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारे बिहार में भागलपुर, कुछ खगड़िया और वैशाली ज़िलों में बड़े पैमाने पर केले की खेती होती है। केले में हमारे जो कीट और व्याधि की समस्या होती हैं, जिसका हम लोग को जानना चाहिए कि कैसे पहचान कर सकते हैं और उसका कैसे प्रबंधन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग व्याधि की बात करते हैं तो पनामा विल्ट मतलब एक उकठा रोग है केले का, जिसके प्रकोप से आक्रांता से हमारे फसल उत्पादन में काफ़ी कमी होते जा रही है और हमारा जो खेत जो है वो उजड़ते जा रहा है। हम आगे सोच नहीं पा रहे हैं कि कैसे खेती कर पाएँ। तो ऐसे में हम लोग को ज़रूरत है कि पनामा विल्ट से जो होने वाले नुकसान से और हम केले की खेती को बचाए रखने के लिए हम लोग भरपूर प्रयास और प्रबंधन करें। इस हेतु हम लोगों को केले लगाने के समय में, आप जानते हैं किसान भाइयों कि केले के सकर्स होते हैं और सकर्स को हम लोग को 1 किलो जैविक ट्राइकोडर्मा विरिडी फफूंद है, जिसको कि हम लोग 5 से 6 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर या 5 से 6 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका सलूशन बना के हम लोग रख लेते हैं और उसमें आधे से घंटे से लेकर 45 मिनट तक, मतलब 30 मिनट से 45 मिनट तक उस शक्कर्स को डुबो कर रखते हैं। उसके बाद हम खेत में उसकी रोपनी करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर हम लोग को शुरू से ही ध्यान रखा जाए कि पनामा विल्ट से बचना है तो हम लोगों को ट्राइकोडर्मा एक बहुत ही कारगर फफूंद हमारा जीवाणु है जो कि पनामा विल्ट से हमको सुरक्षा देता है। अगर बाद में हमको परिलक्षित होता है कि पनामा विल्ट से अगर कोई हमारा फसल प्रभावित है तो उसके लिए हम लोग कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसको हम छिड़काव कर सकते हैं, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम छिड़काव कर सकते हैं, या फिर एक हमारा और एक रसायन है जो फफूंदनाशक है केमिकल, वो है थायोफिनेट मिसाइल 75% WP। उसका हम लोग 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। सर, आप ही के बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और एक रोग के बारे में बहुत चर्चा है और किसान भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। उस रोग का नाम है सीगा टोका। हमारे किसान बंधुओं को सीगा टोका के बारे में बताएं कि इसका वो किस तरह प्रबंधन कर सकते हैं। किसान भाइयों, केला में लगने वाला एक और हमारा रोग है जो है सीगा टोका। सीगा टोका 2 तरह के होते हैं, एक पीला सीगा टोका और काला सीगा टोका। अगर पत्तियों पर हमारा पीले रंग के धब्बे आते हैं या पीले रंग की धारियाँ नज़र आती हैं तो हमको समझना चाहिए कि ये पीला सीगा टोका से है। अगर ब्लैक रंग का या भूरे रंग का धब्बा हमारे पत्तियों पर बनती हैं तो हमको समझना चाहिए, या धारियाँ बनती हैं तो हम लोग समझना चाहिए कि कल्ला सीगा टोका है। इसके प्रबंधन के लिए हम लोग को ट्राइकोडर्मा विरिडी का 5 से 6 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ में देना चाहिए और पत्तियों पर हमारा व्यवहार करना चाहिए, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए, या फिर एक और रसायन आता है थायोफिनेट मिसाइल 75% WP। उसका हम लोग 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप अवगत हैं कि केले में हमारे कुछ कीट भी लगते हैं। तो कीट में सबसे है हमारा ताना एवं जड़ में लगने वाला बनाना विविल्स। बनाना विविल्स का पहचान है कि आप देखेंगे कि केले के तने में छोटी छोटी पतली पतली सुरंगें दिखती हैं और उस सुरंगों के माध्यम से तना और जो राइजोम बोलते हैं, जो जड़ बोलते हैं केले के, उसके अंदर वो घुसकर अपना घर बनाते हैं और धीरे धीरे पूरे तने को खा जाते हैं। और कालांतर में क्या होता है कि अंदर से सड़न पैदा होता है और गिर के पौधे सूख के मर जाते हैं। तो हम लोग को इसके प्रबंधन के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 20% EC जो बाज़ार में हमारा उपलब्ध है, उसका हम लोग को 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ में देना चाहिए, या फिर हमारा दानेदार जो आता है कार्बोफिरॉन 3G, उसका हम लोग 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रज किशोर सर, अब बात कर लेते हैं केला फसल में लगने वाले कीट की। तो मुख्यतः कौन सा कीट है जो केला फसल को प्रभावित करता है
और यह किस रूप में किसान पौधे पर दिखता है और किसान इसको किस तरह रोकथाम कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दें। किसान भाइयों, केला में लगने वाले मुख्य हमारे कीट हैं तना बिभिल, केला का तना बिभिल, केला का जड़ बिभिल, केला का लाही। तो हम लाही के बारे में बता दें कि लाही ये पत्तियों पर आती हैं और पत्तियों पर ये बंची टॉप एक रोग होता है जिसके ये वाहक होते हैं। ये वायरल रोग है बंची टॉप। इसमें क्या होता है कि पत्तियां हमारी छोटी छोटी हो जाती हैं और उसमें से हमारे फिर जो थंब बोलते हैं या केले का जो घावत बोलते हैं वो नहीं निकल पाता है। तो इसको प्रबंधन के लिए हमारे पास रसायन उपलब्ध है। इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL का 1 ml प्रति 3 लीटर में घोल बनाकर छिड़काव हम करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। ब्रजकिशोर सर, आज आप कार्यक्रम में आए और हमारे किसानों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि किस तरह वह केले की पहचान, जो केले में रोग और व्याधि लग जाते हैं, उसका किस तरह पहचान करके उसका प्रबंधन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई, धान की खेती के लिए 120 किलो नेत्रजन, 60 किलो फॉस्फेट एवं 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। और इसमें किसान भाई 1/3 नेत्रजन, पूरा फास्फोरस एवं पूरा पोटास को जब हम कदवा करते हैं, रोपनी करते हैं, उसी समय हम कदवा में डाल देते हैं। अब बाकी बचे नेत्रजन को 1/3 करके 2 किस्तों में जब कल्ले निकलते हैं उस समय, और दूसरा जब गवाह स्टेज आता है उस समय यूरिया के रूप में उपरिवेशन हम करते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम का कुछ बदला सा है अंदाज, क्योंकि कृषि और कृषि से जुड़े अलग अलग सेगमेंट का हो चुका है आगाज। जानिए कैसे हो कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार, जिससे बढ़े आमदनी और मुनाफा लगातार। सीखिए हमारे साथ कैसे हो हर मौसम के मुताबिक अपने पशुधन की उचित देखभाल, ताकि वे रहे सब स्वस्थ और किसान का जीवन हो खुशहाल। इसके साथ जानिए मंडी के ताजा भाव, मौसम का मिजाज, दैनिक कृषि समाचार हर हफ्ते सोमवार, बुधवार और शुक्रवार संध्या 5:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन बिहार पर कार्यक्रम कृषि दर्शन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जानकारियों का सिलसिला थमेगा नहीं, तो बारी है एक और साक्षात्कार की, जहां हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध या बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होने वाली फसल धान के बारे में, जिसका उत्पादन और उपयोग दोनों ही बड़े पैमाने पर होता है। बाजार में इसकी मांग सालों भर बनी रहती है और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में उसका उत्पादन से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो धान की खड़ी फसल की कैसे करें देखभाल की ज़्यादा मिले लाभ, इसके बारे में आइए जानते हैं इस भेंटवार्ता के जरिए। नमस्कार। भारत एक कृषि प्रधान देश है और धान इसकी मुख्य फसल है। अभी देखा जाए किसान भाइयों, तो धान की फसल खेतों में खड़ी हो चुकी हैं और इसी से संबंधित जानकारी लेकर हम आज उपस्थित हैं। आज का हमारा विषय है धान की खड़ी फसल की देखरेख। विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर कृष्ण मुरारी सिंह जी, जो कि वैज्ञानिक एवं प्रधान है सहरसा केवी के। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, हमसे आपसे जानना चाहेंगे यह कि धान की फसलें अभी खड़ी हो चुकी है खेतों में, तो हमारे किसान भाइयों को किन चीज़ों पर अभी ध्यान देने की आवश्यकता है? किसान भाई, आप जानते हैं धान बिहार राज्य की एक प्रमुख फसल है और आप इसकी खेती विभिन्न परिस्थितियों में करते हैं, जैसे ऊपर ज़मीन में, मध्यम में, नीचे में एवं चौर क्षेत्रों में। और इसमें विशेष रूप से विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को हम लोग, जो कम दिन की होती हैं, जो मध्यम अवधि की होती हैं, जो लंबी अवधि की होती हैं, आप इसकी खेती करते हैं। खड़ी अवस्था में फसलों को मुख्य रूप से उनके उर्वरकों का प्रबंधन, जल प्रबंध की और उनमें आने वाले जो कीड़े होते हैं, रोग होते हैं, उन पर विशेष रूप से प्रबंधन करना पड़ता है, ताकि फसल का उचित बढ़वार हो एवं उसकी उपज अच्छी हो। जैसा कि सर आपने अभी बताया कि हमारे किसान भाइयों को फसलें जो खड़ी हैं धान की फसल, उसमें 3 चीज़ें का प्रबंधन आवश्यक है: उर्वरक प्रबंधन, जल प्रबंधन और कीट और रोग नाशक प्रबंधन। तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि उर्वरक प्रबंधन हमारे किसान भाई किस प्रकार करें? किसान भाई, धान की खेती के लिए 120 किलो नेत्रजन, 60 किलो फॉस्फेट एवं 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। और इसमें किसान भाई
1/3 नाइट्रोजन, पूरा फास्फोरस एवं पूरा पोटाश को जब हम कदवा करते हैं, रोपनी करते हैं, उसी समय हम कदवा में डाल देते हैं। अब बाकी बचे नाइट्रोजन को 1/3 करके 2 किस्तों में जब कल्ले निकलते हैं उस समय, और दूसरा जब गभा स्टेज आता है उस समय यूरिया के रूप में ऊपरी वेसन हम करते हैं। तो आप अगर यूरिया देना चाहते हैं तो 80 से 90 kg यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से कल्ले निकलने के समय, और जब गभा स्टेज में फसल आ जाता है उसके पूर्व भुरखाव खड़ी फसल में करना चाहिए। पर ध्यान रखना चाहिए कि जब आप यूरिया का उपरिवेशन करते हैं उस समय जल जमाव की स्थिति हो और पानी को, उसके मेड़ को बांध देना चाहिए ताकि हमारा उर्वरक जो है पानी से नहीं बहे। दूसरी चीज़ है किसान भाई, आप देखे होंगे कि खड़ी फसल जो धान की है वो पौधे नीचे से लाल होने लगते हैं और उनके कल्ले कम निकलते हैं, पौधे की बढ़वार रुक हो जाती है। तो यह जस्ते की कमी का लक्षण है। इसके लिए किसान भाई जो फोलियर चिलेटेड जिंक होता है उसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर खड़ी फसल में अगर जिंक का स्प्रे कर देते हैं तो जिंक से आने वाली समस्याएं दूर हो जाएंगी और फसल अच्छी हो जाएगी। सर, हम अभी जो खेतों में फसलें लगी हुई हैं धान की, तो उसमें जो रोग होते हैं उनका निवारण किसान भाई किस प्रकार करेंगे? किसान भाई, धान में मुख्य रूप से 2-3 प्रकार के बीमारियां लगती हैं, जिसका अगर समय से आप उसको प्रबंधन नहीं करेंगे तो किसानों को भारी क्षति का सामना करता होता है। मुख्य रूप से उसमें जीवाणु पंत्रलाक्षण बीमारी होती है, जिससे पत्तियां जो हैं नोकी से सूखना शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे पूरे पौधे पीले पड़ जाते हैं। तो इसके लिए किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 kg और 50 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 1000 ml में घोल बनाकर उसका 2 से 3 अगर स्प्रे करते हैं तो उससे ये बीमारी का प्रबंधन हो जा सकता है और बीमारी रुक जा सकती है। दूसरी बीमारी है जब पौधे दाना भरने की स्थिति में जब आते हैं, जब दूध की अवस्था में आते हैं, उस समय जो पूरे हमारे दाने होते हैं वो हरे हरे कणिकाओं में बदल जाते हैं, जिससे पौधे का, धान के दानों का गुणवत्ता खराब हो जाता है। तो ऐसा करने के लिए किसान भाई, उसके नियंत्रण के लिए जब फूल अवस्था की स्टार्टिंग होती है उसी समय प्रोपिकोनाजोल 1 ml दवा को 1 लीटर पानी में घोल के 2 से 3 स्प्रे 10 से 15 दिन के अंतराल में करना चाहिए। इससे किसान भाई जो फॉल्स स्मट है, जिसको हरदा रोग भी बोलते हैं, उससे आप मुक्त हो सकते हैं। और आगे जो बीमारी आती है उसमें सर शीथ ब्लाइट का है। उसमें क्या आता है, जो कंचूल होते हैं, पत्तियां होती हैं, उनका भाग जो है धीरे धीरे वो सड़ना शुरू हो जाता है और वो पौधे गीले होके सड़ने की अवस्था में आ जाते हैं, उसका धड़ तना सड़ना लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में किसान भाई वैलिडामाइसिन दवा को 1 ml दवा को 1 लीटर पानी में घोल के अगर आप स्प्रे करते हैं तो ये शीथ ब्लाइट की, विशेषकर जो अभी बारिश का समय है और उस समय इस बीमारी का, शीथ ब्लाइट का प्रकोप ज़्यादा होता है। इस प्रकार से किसान भाई इन दवाओं के छिड़काव से, यदि आवश्यक हो तो आप नीम के बीज को उससे निथार करके जो लिक्विड बनता है उसका अगर स्प्रे करते हैं 5 ml की दर से, तो इससे काफ़ी जो है सो किसानों को फायदा होता है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। कार्यक्रम से जुड़े रहिए इसी समय इसी चैनल पर ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए। होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।